प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी फोरम का किया उद्घाटन। कहा, ऊर्जा तक पहुंच विश्वसनीय और सस्ती होनी चाहिए, तभी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत लखनऊ, आगरा के स्ट्रीट वेंडरों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानेंगे उनका हाल। प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 4,38,521 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 92.89%। अयोध्या में सरयू तट पर 9 दिन चली दिव्य और भव्य रामलीला का हुआ समापन। बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकारों से सजी रामलीला का दूरदर्शन पर किया गया सजीव प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के दिग्गज तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भारत का मानना है कि ऊर्जा तक पहुंच विश्वसनीय और सस्ती होनी चाहिए, तभी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा क्षेत्र लोगों को सशक्त बनाता है और जीवन जीने में आसानी करता है। भारत में 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। एलपीजी कवरेज में वृद्धि हुई है। इस बदलाव ने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, मध्यम वर्ग की महिलाओं की मदद की है। इंडिया बिलीव्स दैट एक्सेस टू एनर्जी मस्ट बी अफोर्डेबल एंड रिलायबल। दैट इज व्हेन socio-economic transformation can take place. We view the energy sector as one that empowers people and furthers ease of living. India achieved 100% electrification. LPG coverage increased. These changes particularly helped our rural areas, our middle class, and the women of India. पीएम ने यह भी कहा कि सतत विकास के लिए भारत एनर्जी जस्टिस के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की ऊर्जा योजना का उद्देश्य टिकाऊ विकास के लिए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित, उद्योग के अनुकूल और पर्यावरण अनुरूप होगा। ऊर्जा के अक्षय स्रोत को आगे बढ़ाने में भारत सबसे सक्रिय रास्तों में एक है। India's energy plan aims to ensure energy justice. That too, while fully following our global commitments for sustainable growth. This means more energy to improve the lives of Indians, but with a smaller carbon footprint. Friends, our energy sector will be growth-centric, industry-friendly, and environment-conscious. That is why India is among the most active nations in furthering renewable source of energy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ, आगरा और वाराणसी के स्ट्रीट वेंडरों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। योजना के अंतर्गत आने वाली 3 श्रेणियों आवेदन, स्वीकृति और आहरण की श्रेणी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन, राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। योजना के तहत 2,59,147 लाभार्थियों को ऋण दिए गए हैं। इस योजना में 6,40,000 आवेदन किए गए थे, जिनमें से 3,62,785 स्ट्रीट वेंडरों को लोन स्वीकृत किए गए हैं। पहली बार पटरी दुकानदार से प्रधानमंत्री जी बात करने जा रहे हैं और साथ साथ ये है कि जो ऋण मिल रहा है पटरी दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उनका व्यवसाय बंद हो गया था। क्योंकि लॉकडाउन में कोई पैसा था नहीं, लोगों के पास सब खर्चा हो गया था। तो 10,000 ऋण मिलने के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय पूर्ण रूप से चालू किया। और लॉकडाउन में लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, जितने भी दुकानदार थे, मजदूर भी थे,
उसमें पैसे ख़त्म हो गए थे, जिसमें शासन प्रशासन नगर निगम ने मिला करके अनाज भी दिया, घर घर जा करके खाना भी लोगों को मिला, और लॉकडाउन में धनराशि मिली 1000 रुपये। लखनऊ में कुल मिला के 15,000 से ऊपर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो है लोन डिसबर्समेंट की सुविधा मिली है। उनको लोन मिला है 10,000 रुपये का। इसके लिए नगर निगम लखनऊ द्वारा जो है मोबाइल टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इनके जो है ठेलों पर पहुंच के उनका जो है रजिस्ट्रेशन कराया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद पुनः हमने जो है टीमें गठित की बैंक ब्रांच बार, जिसमें नगर निगम की टीमें जो है प्रत्येक ब्रांच में लाभार्थियों को लेके गई, पटरी दुकानदारों को लेके गई और उनका जो है लोन डिसबर्समेंट उनको कराया है। इस प्रकार से कुल 15,000 से ऊपर जो लोन डिसबर्समेंट हुए हैं, उसके साथ ही लखनऊ जो देश में दूसरे स्थान पर आया है। कल की तैयारियों के विषय में कल प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे जो है वो हमारे वेंडर, जो हमारे यहाँ का वेंडर चयन किया गया है विजय बहादुर, से बात करेंगे कि हम लोग सारे जिला मुख्यालय में, नगर निगम मुख्यालय में, सारी टाउन एरिया जो हमारी हैं, जो लखनऊ जनपद की जो यूएलबीज़ हैं, उनमें भी हम सारे वेंडर्स को बुलाएं और वेंडर्स जो हैं प्रधानमंत्री जी की वार्ता को सुने, जो वो यहाँ के लोकल वेंडर से बात करेंगे उसको सुने। इसके लिए हम लोगों ने सब जगह प्रबंध किए हैं और एक लिंक भी दिया गया है, जिससे कोई भी कहीं भी अपने घर बैठे ही प्रधानमंत्री की वार्ता से जुड़ सकता है और उनसे बात कर सकता है। कोई भी वेंडर पूरे लखनऊ जनपद में कहीं भी उस लिंक के माध्यम से जुड़ सकता है। कोरोना महामारी से हुए आर्थिक नुकसान से स्ट्रीट वेंडर भी काफी प्रभावित हुए हैं। उनकी रोजी रोटी को सकुशल चलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए तक के लोन वितरित किए जा रहे हैं। इन स्ट्रीट वेंडरों के जीवन में कितना सुधार आया है, इस बात को जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों से 27 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका हाल जानेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए डूडा की जिला परियोजना प्रबंधक जया सिंह ने बताया कि उनके विभाग के माध्यम से विभिन्न बैंकों ने स्ट्रीट वेंडरों को 20,592 से ज्यादा लोगों को लोन वितरित किए हैं। लोन वितरण के कार्यक्रम में वाराणसी देश में अव्वल स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर के जीवन में काफी सुधार आया है और वो अपनी आजीविका को फिर से चलाने में सक्षम हो गए हैं। 27 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम का वाराणसी के विभिन्न स्थानों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। से हमें ये लाभ मिला कि अन्यथा हमें बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपये लोन की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री योजना से 10,000 मुहैया किया जा रहा है। ठीक है, इसके तहत हमें उसका लाभ भी मिला है। आगरा में फुटपाथ और रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले ऐसे तमाम लोगों के सामने कोरोना काल में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण मिलने से उनका रोजगार फिर से शुरू हो गया। परियोजना अधिकारी संजय पथरिया ने बताया कि ताज नगरी आगरा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 84,716 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष सर्वे किए गए पत्र विक्रेताओं की संख्या 60,314 है और अब तक 53,442 पथ विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा चुका है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 47,251 है। आगरा में 24,290 लोगों का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जबकि 16,684 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिसके बाद सभी लाभार्थियों ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। वहीं योजना के लाभार्थियों ने इस योजना को शुरू किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। कोरोना काल में मेरे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण मेरा सारा काम बंद हो चुका था, जिससे मोदी जी की यह आत्मनिर्भर योजना शुरू हुई, जिससे कि मुझे नगर निगम में आकर के 10,000 रुपये का मुझे फ़ायदा मिला, जिससे कि मैं आगे मैंने अपना व्यापार और अच्छी तरह से बढ़ाया। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ये जो 10,000 रुपये वाली योजना निकाली है, ये मैं जो फॉर्म भरा था मुझे ये पैसे मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, तो इससे मैं अपना बिजनेस दोबारा से खड़ा करना चाहता हूँ। लॉकडाउन में जो सब्जी लगाते थे उस काम ख़त्म हो गया, इस वजह से हमने मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हमें 10,000 रुपये भी लेते, हम दोबारा अपना काम चालू करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत ये योजना माननीय हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रारंभ की गई है, ये उनके जो वेंडर जो अपने उसमें लॉकडाउन में अपना रोजी रोटी गंवा बैठे थे, उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम।
आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1814 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 2450 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,38,521 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 92.89% हो गई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,814 प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 2,450 है। इस प्रकार आज ये 39वां दिन है जब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में प्रदेश में लगातार गिरावट हो रही है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या अब घटकर के 26,652 रह गई है, जो इसका जो पीक आया था एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस का, उससे लगभग 42,000 कम है। कुल डिस्चार्जेस अर्थात जो लोग संक्रमित हुए थे उनके संक्रमण से मुक्त होने के पश्चात जो डिस्चार्ज हुए लोग, उनकी संख्या बढ़कर के अब 4,38,521 हो गई है। और इस प्रकार प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमण के पश्चात रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 92.89% हो गया है। 92.89% रिकवरी का परसेंटेज है इस समय। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है। प्रदेश में धान क्रय केंद्रों पर इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक धान खरीदा गया है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है और जैसा मैंने पहले बताया था कि पिछले वर्ष से लगभग 1,000 अतिरिक्त धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं और अभी तक इन धान क्रय केंद्रों पर 28 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष केवल 7 लाख क्विंटल धान ही खरीदा गया था। इस प्रकार पिछले साल से इस साल लगभग 4 गुना अधिक धान खरीदा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने अपने ज़िले में सुनिश्चित कराएं कि उनके जनपद में धान क्रय केंद्र भली भांति काम कर रहे हैं, किसानों को परेशान नहीं किया जा रहा है तथा उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्रदेश में रोजगार के अवसर और अधिक पैदा करने के प्रयास में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत तेजी से कार्य किया जा रहा है। और कल प्रातः माननीय प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 2.5 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, रेहड़ी खोमचे, छोटे खोखे वाले व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत ऋण से, उनका ऋण वितरण से लाभान्वित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और इससे न केवल प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश अभी तक पूरे देश में इस योजना में 1 नंबर पर है। सबसे अधिक संख्या में ऋण स्वीकृति और सबसे अधिक संख्या में ऋण वितरण इसी प्रदेश में वो हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की कर कमलों से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। पीएम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल से लोकल की बात को दोहराते हुए फिर कहा कि त्योहार के सीजन में स्वदेशी चीजों की खरीद पर जोर दें। पीएम मोदी की अपील के बाद बाजारों में लोग स्वदेशी चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीद कर रहे हैं। दुकानदारों ने भी स्वदेशी वस्तुओं को दुकानों में रखा है। लोगों का कहना है कि कोविड काल में स्वदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे तो ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मन की बात में स्वदेशी सामान अपनाएं इस बारे में चर्चा की थी। हम सभी दुकानदार भाई स्वदेशी सामान ही बेचेंगे और कुछ लोग स्वदेशी सामान बेच भी रहे हैं। स्वदेशी सामान बेचने से हमारे भारत में बना हुआ सामान हम लोग खरीदेंगे, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारा भारत आगे बढ़ेगा। जी ने मन की बात में स्वदेशी अपनाने के लिए कहा है और स्वदेशी माल हम लोग खरीदेंगे। जो भी लाइटें हैं और जो भी सामान है वो हम स्वदेशी माल खरीदेंगे और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि स्वदेशी माल खरीदें। इससे भारत को, अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा और चाइना को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, जरूर ज़्यादा नुकसान होगा चाइना को। और हम सबसे अभी यही करते हैं कि स्वदेशी माल खरीदें। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कल मन की बात में स्वदेशी अपनाने के लिए कहा। हम दुकानदार आज की डेट में सभी स्वदेशी सामान को ही बेच रहे हैं। वह छोटे जो दुकानदार हैं, जैसे दीपक, मिट्टी के दीपक हुए, आपकी मोमबत्ती हुई, मोमबत्ती और दीपक बेचने से छोटे छोटे दुकानदारों को एक तो उनको रोजगार मिलेगा, वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। धन्यवाद। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड पीड़ित मतदाताओं को पहली बार सरकारी कर्मचारियों की तरह पोस्टल बैलेट सुविधा दी गई। कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं, दिव्यांगों और कोविड पीड़ित मतदाताओं के लिए मतदान के विशेष इंतजाम किए हैं। इसके लिए इन मतदाताओं को फॉर्म भेजकर उनकी इच्छा पूछी गई थी। फिरोजाबाद के टूंडला विधानसभा क्षेत्र के 197 मतदाताओं ने इस तरह मतदान की सहमति दी। फिरोजाबाद में 26 और 27 अक्टूबर को पोस्टल बैलेट से मतदान कराया। इसके लिए 2-2 मतदान अधिकारियों की 5 टीमें बनाई गई हैं। इन्होंने मतपत्र लेकर चिन्हित वोटर्स के घर पर जाकर मतदान कराया। ये बैलेट पेपर सील कर मतगणना के वक्त खोले जाएंगे। इस वोटिंग में मतदाता पोलिंग स्टेशन नहीं जाना पड़ा, बल्कि मतदान अधिकारी खुद मतपत्र लेकर उनके पास गए। मोहर लगाने वाले मतपत्र सील कर अपने साथ ले गए। 80+ से ज़्यादा उम्र के जो वोटर्स थे या दिव्यांग वोटर्स हैं या जो कोविड-19 के सस्पेक्ट या आइसोलेशन में वोटर्स हैं, उन लोग को तहसील के माध्यम से, BLOs के माध्यम से फॉर्म 12D बांटा गया। और जिन लोग ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो
पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना मतदान देना चाहेंगे, क्योंकि वो किसी भी इन तीनों कारण में से किसी कारणवश पोलिंग स्टेशन पे असल दिन जो 3 नवंबर है उसमें आने में शक हैं, तो फिर उनके लिए हम लोग ने आज टीम रवाना करी है। यहाँ से 5 टीमें रवाना हुई है और प्रत्येक टीम के साथ वीडियोग्राफर और फोर्स भी भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सलाह से संत कबीर नगर के बेलहर ब्लॉक के अति पिछड़े क्षेत्र बरगदवा कला निवासी अब्दुल्ला खान कोरोना काल में स्वयं आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को रोजगार दिया। उन्होंने अपने गांव वासियों की पीड़ा देखी और फैसला किया कि अपने गांव में एक ऐसी फैक्ट्री डालेंगे जिससे लोग खुद आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने अपनी फैक्ट्री शुरू की और कई उत्पाद बनाने शुरू किए। फैक्ट्री में बाहर से आए प्रवासी मजदूर और गांव में रह रही कमजोर महिलाओं को रोजगार मिला। आज उनकी मेहनत और लगन ने 200 लोगों को फैक्ट्री से लेकर फील्ड तक रोजगार देने का काम किया है। अब्दुल्ला ने बताया कि हर काम सरकार नहीं किया करती, आप भारत के नागरिक हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी रोजगार के साधन पैदा कर सरकार की मदद कर सकते हैं। इस जगह पे ऐसी जगह कंपनी खुली है, हम लोग बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे इस कंपनी में काम कर पाएंगे। हम बहुत बेरोजगार थे, यहाँ से जब से हमको काम मिला है हम बहुत अच्छे से हैं, बहुत खुश हैं। बहुत ऐसे वीराना जंगल में कंपनी खुली है, हमको कभी मालूम नहीं था यहाँ पे कंपनी खुल जाएगी। हमारे जीवन में बड़ी खुशहाली है, बहुत खुश हैं। पिछड़े इलाके में कंपनी खुलने की वजह से सब लोग बहुत खुश हैं। हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी कंपनी यहाँ खुल सकती है। जिस तरीके से हमको पता है कि जहाँ कहीं भी कंपनी खुल सकती है, हम तो ऐसे सोचते थे, सपने में भी ऐसे नहीं सोचे थे कि यहाँ कंपनियाँ खुल सकती हैं। वाराणसी में दशहरा आज 26 अक्टूबर को उदया तिथि के कारण मनाया गया तथा राम रावण का युद्ध भी आज विजयदशमी के अवसर पर वाराणसी की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकूट लीला समिति काशी के प्रांगण में मंचित हुआ, जिसमें राम रावण का युद्ध दिखाया गया। क्योंकि हर वर्ष लाखों की संख्या में विजयदशमी के पर्व पर इस लीला को देखने के लिए इकट्ठा होते थे, परंतु कोविड-19 के कारण जिला प्रशासन ने सिर्फ 100 लोगों को ही उपस्थित रहने का निर्देश दिया। सारी लीलाओं का मंचन चित्रकूट लीला समिति काशी के भवन की छत पर ही कराने का निर्देश दिया। सीमित संख्या में लोगों के उपस्थित होने और छत पर लीला मंचन के कारण काशीवासी इस लीला को विजयदशमी के अवसर पर नहीं देख सके, लेकिन इस लीला को परंपरागत ढंग से सीमित लोगों के बीच में मंचित किया गया। देखिए, ये रामलीला संवत 1600 में प्रारंभ हुई थी और ये संवत 2077 चल रहा है। 477 वर्ष इस रामलीला को प्रारंभ हुए हुआ और 477 साल में पहली बार ये लीला जो विभिन्न स्थानों पे होती थी बनारस काशी के, आज एक स्थान पर चित्रकूट रामलीला समिति के अयोध्या भवन बड़ा गणेश में हो रही है। इसलिए कि हम लोगों ने लीला के लिए शासन और प्रशासन दोनों से अनुमति मांगी। इन शासन और प्रशासन दोनों ने हम लोगों को सिर्फ एक स्थान में और कुछ लोगों के साथ लीला करने का अनुमति दिया, जिससे मेरी मजबूरी हो गई कि हम इस रामलीला को आज यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। अयोध्या के रामलीला के आखिरी दिन रावण और अहिरावण के वध और राम के राजतिलक के प्रसंग का मंचन हुआ। इसी के साथ सरयू तट पर 9 दिन चले दिव्य और भव्य रामलीला का समापन हुआ। बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकारों से सजी रामलीला का दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण किया गया। आइए देखते हैं अयोध्या के रामलीला के आखिरी दिन की झलकियां। पिछले 9 दिनों से सरयू के तट पर राम कथा रस की अद्भुत धारा प्रवाहित होती रही। विजयदशमी के दिन अयोध्या की रामलीला में राम रावण युद्ध के आखिरी प्रसंगों का मंचन हुआ। युद्ध में रावण ने छल प्रपंच का भी खूब सहारा लिया। अहिरावण छल से राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाता है, जहां राम भक्त हनुमान पहुंचकर अहिरावण का वध करते हैं। अंततः वह क्षण भी आता है जिसके लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। राम रावण में भीषण संग्राम होता है। विभीषण रावण के वध का भेद
भगवान श्री राम से प्रकट करते हैं और अंततः तम पर तेज, पाप पर पुण्य और असत्य पर सत्य की जीत होती है। रावण का संहार होता है। प्रदेश सरकार द्वारा नारियों की सुरक्षा, सम्मान और महिला स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत आज रायबरेली के जगतपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रोझैया भीकम शाह की कक्षा 8 की मिताली विश्वकर्मा को 2 घंटे का जिलाधिकारी नामित किया गया। इस दौरान मिताली ने फरियादियों की जन समस्या को गंभीरता से सुना तथा कार्रवाई के आदेश भी दिए। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप चलाए जा रहे मिशन शक्ति के लिए मिताली ने सराहनीय योगदान दिया है, जिस कारण उन्हें 2 घंटे के लिए जिलाधिकारी नामित किया गया। इससे महिलाओं में स्वावलंबन के साथ उनमें भय मुक्त भावना का जागृत होगा, जो महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगा। वहीं नामित जिलाधिकारी के रूप में मिताली विश्वकर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा मुझे 2 घंटे के लिए जिलाधिकारी नामित किया गया। इससे मेरा ही नहीं बल्कि सारी जिले की बेटियों का सम्मान बढ़ा है। एक दिन जिलाधिकारी बनकर डीएम साहब व सरकार के सपने को साकार करूंगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर बैठूंगी। इसके लिए मैं अपने जिले के डीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एक दिन मैं अपनी मेहनत के बल पर डीएम बनके अपने देश की सेवा करूंगी और अपने डीएम सर के सपने को साकार करूंगी। डीएम सर ने आज मेरा ही नहीं बल्कि पूरे जिले के बेटियों का मान सम्मान बढ़ाया है। धन्यवाद। ये मिताली विश्वकर्मा जी हैं और इन्होंने चाहे वो कोविड के प्रति जागरूकता हो या नारी शक्ति को हो के कार्यक्रमों सभी में बड़ी अच्छी सहभागिता की है। इनने एक बुकलेट भी बनाई है और जो माननीय मुख्यमंत्री का जो अभियान है मिशन शक्ति का, तो माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि निरंतरता से चलता रहेगा। तो बालिकाओं को एक आत्मबोध कराने के लिए, एक जो माननीय मुख्यमंत्री की आकांक्षाओं के अनुरूप उनको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और भविष्य में इस तरह के प्रयास हम माननीय मुख्यमंत्री मार्गदर्शन में करते रहेंगे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।